नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का संकल्प क्लासेस शिक्षा के यूट्यूब चैनल पर। आपके अपने यूट्यूब चैनल पर आज हम करेंगे सेंसस ऑफ इंडिया यानी कि भारत की जनगणना 2011 रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करेंगे। डिटेल से इसके बारे में जानेंगे कि जनगणना जो है भारत में अलग अलग टाइम पर किस किस तरह से रही है। तो देखते हैं इसके बारे में। पहला जो अपना क्वेश्चन है भी वो है, भारत में पहली जनगणना किस वर्ष हुई। ये पूछा कि भारत के अंदर पहली जो जनगणना है वो कब हुई थी। तो आप याद रखें कि भारत के अंदर जो पहली जनगणना है वो ब्रिटिश काल के दौरान हुई थी। और उस टाइम जो भारत के वायसराय थे वो थे भी लॉर्ड मेयो। ठीक है, लॉर्ड मेयो। तो इनका जो टाइम पीरियड था, इनके टाइम पीरियड के दौरान भारत में पहली जनगणना हुई थी 1872 के अंदर। ठीक है, इसके अंदर संपूर्ण भारत की जनगणना नहीं हुई थी, एक लिमिटेड एरिया की जनगणना करी गई थी। तब 1872 में। तो भारत की पहली जनगणना कब करी गई थी भी 1872 के अंदर। आप याद रख लेना, ऑप्शन बी इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। भारत की पहली जनगणना कब हुई थी, किस वर्ष हुई है, 1872 के अंदर हुई है भी। सेकंड क्वेश्चन है अपना, भारत में नियमित जनगणना किस वर्ष से शुरू हुई है या कब से शुरू हुई है, यानी कि रेगुलर जो इंडिया के अंदर जनगणना कब से शुरू हुई है। तो इंडिया के अंदर रेगुलर जनगणना की बात करें कब से शुरू हुई है, तो ऑप्शन ए दे रखा है 1861, ऑप्शन बी 1872, सी 1881 और डी है 1901। तो भारत के अंदर अगर बात करें नियमित रूप से जनगणना की, तो 1881 के अंदर, 1881 में भारत का वायसराय था लॉर्ड रिपन। लॉर्ड रिपन, इसके टाइम पीरियड में भारत के अंदर नियमित रूप से जनगणना शुरू हो गई थी। ठीक है, कब, 1881 से। और 1881 से लेकर के 1881 से लेकर के 2011 तक लगातार भारत के अंदर क्या है, जनगणना हुई है। ठीक है, अगर 1872 को भी साथ में काउंट कर ले हम, 1872 को साथ में ले लें, तो इंडिया के अंदर टोटल 15 बार जनगणना हो चुकी है। ठीक है, इंडिया के अंदर जनगणना टोटल कितनी बार, 15 बार हो चुकी है। अगर बात करें स्वतंत्र भारत में, स्वतंत्र भारत के अंदर, स्वतंत्र भारत में अब तक कितनी बार, 7 बार जनगणना हो चुकी है। जनगणना हो चुकी है 1951 से लेकर के 2011 तक। ठीक है, कितनी बार, 7 बार। 8वीं बार भारत के अंदर जनगणना चल रही है, जो कि 2026 में ही की जा रही है। ठीक है, 2026 में स्वतंत्र भारत में 8वीं बार, 8वीं बार स्वतंत्र भारत के अंदर। और टोटल कितनी बार है, कौन सी बार है, 16वीं बार है। ठीक है, टोटल 16वीं बार जो है वो 2026 की जनगणना चल रही है। अभी 2026 की जनगणना चल रही है। तो आपके घर पे आएंगे भी आपके घर के बारे में, आपकी फैमिली के बारे में डाटा कलेक्शन करने के लिए। तो आपको एक बात बता दूं कि किसी भी प्रकार की ओटीपी देने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अगर आपसे ओटीपी मांगे तो जरूरी नहीं है कि आप ओटीपी देकर ही आप जनगणना करवाओ। ठीक है, अगर आपको किसी बात का कोई डर है तो आप ओटीपी के बिना भी जनगणना करवा सकते हैं। हालांकि उसके अंदर एक ऑप्शन है जनगणना करने के लिए कि आप ओटीपी दे करके जनगणना करवा सकते हैं। ठीक है, लेकिन आपको जरूरत नहीं है, ना ही आपको किसी प्रकार का कोई डॉक्यूमेंट देना है। कोई आपसे आधार कार्ड मांगे या फैमिली आईडी मांगे तो आपको नहीं देनी है, क्योंकि उनकी जरूरत नहीं है। ठीक है, लेकिन आप अपना डाटा जो है वो एक्चुअल दे, क्योंकि इसके अंदर कोई भी चीज जो है वो आधार कार्ड और फैमिली आईडी को लेकर के नहीं इसमें अटैच हो रही, ना ही उसका डाटा उठाया जा रहा। तो आप जो भी बोल रहे हैं वो है। ये तो ये देखा जाए कि इंडिया के अंदर टोटल जो भी है लोग हैं कितने हैं, या कच्चे घर कितने हैं, पक्के घर कितने हैं, कितने लोगों के पास है, कितने लोगों के पास नहीं है, बस टोटल ये एक बड़ा बड़ा डाटा बनेगा जो कि जनगणना के तौर पे दिया जाएगा। हालांकि किसी प्रकार की कोई भ्रम में रहने की आवश्यकता नहीं है। तो जो भी एक्चुअल डाटा है वो आप उपलब्ध करवाएं, जो भी आपसे आपके डाटा पूछने आए। ठीक है, तो 1881 के अंदर जो है नियमित रूप से भारत में जनगणना होनी शुरू हो गई। तो ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो है भी, भारत में जनगणना कितने वर्षों के अंतराल पर होती है। भारत के अंदर जनगणना जो कितने वर्षों के अंतराल पर होती है ये पूछा है।
ऑप्शन ए है 5 वर्ष, बी है 10, फिर 15, फिर 20 वर्ष। भारत के अंदर पहली जो जनगणना हुई थी वो 1881 में, ठीक है, फिर 1891 में, इस तरह से यानी कि 10-10 साल के अंतराल पर होनी शुरू हुई, ठीक है। 2001 में भी, 2011 में भी, फिर 2021 के अंदर होनी थी। 2021 के अंदर जनगणना इसलिए नहीं हो पाई क्योंकि उस टाइम जो है वो कोरोना से इफेक्टेड थे लोग, या कोरोना काल चल रहा था, तो संभव नहीं था इस प्रकार की जनगणना संबंधित जो डाटा इकट्ठा करना, ठीक है। तो कोरोना के कारण या कोविड-19 के कारण जो 2021 में जनगणना नहीं हुई, तो ये एक गैप था जनगणना के अंदर। तो इसको पूरा करने के लिए अभी भारत में जनगणना की जा रही है, 2026 के अंदर करी जा रही है अभी, ठीक है। तो हर 10 वर्ष के बाद क्या है, इंडिया के अंदर जनगणना होती है, जो डाटा है, सेंसस डाटा है, वो कलेक्ट किया जाता है प्रत्येक 10 वर्ष के बाद, ठीक है। 2001 में हुई थी, फिर 2011 में, 2021 में होनी थी, नहीं हो पाई, इसलिए 2021 के डाटा जो वो 2026 में कलेक्ट कर रहे हैं, 2021 के अंदर जो कलेक्ट करने थे वो। तो प्रत्येक 10 वर्ष बाद जो भारत के अंदर जनगणना होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या कितनी है, ये पूछ सके कि भारत की जनसंख्या जो है वो 2011 के अनुसार कितनी है। हमारे पास जो लास्ट डाटा है सेंसस की वो 2011 के ही है, ठीक है। तो 2011 में भारत की जनगणना जनसंख्या जो है वो कितनी थी भाई, ए दे रखा है 102 करोड़। 102 करोड़ तो भारत की जो जनसंख्या है वो 2001 में थी, ठीक है, 102 करोड़। और आगे है 121 करोड़, फिर 131 करोड़, फिर 141 करोड़। तो भारत की जो जनसंख्या है वो 2011 में जो थी वो ऑप्शन बी हो जाएगा, अभी 121 करोड़ थी। 2011 में भारत की पॉपुलेशन कितनी थी, इंडिया की पॉपुलेशन कितनी थी, 121 करोड़ थी भाई, ठीक है। तो ये आप ध्यान रख लेना। आगे देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की जनसंख्या विश्व में किस स्थान पर है 2023 के अकॉर्डिंग पूछ रखा है। हालांकि 2023 में इंडिया के जो डाटा है वो कलेक्ट तो नहीं किए गए जनसंख्या से संबंधित, ठीक है, जनगणना के जो डाटा है वो कलेक्ट नहीं करे गए थे, लेकिन फिर भी एक मोटे मोटे अंदाजे के तौर पर या सैंपल सर्वे के आधार पे, ठीक है, सर्वेक्षण के आधार पे हम कह सकते हैं कि भारत की जनसंख्या जो है विश्व के अंदर अभी कौन से स्थान पर है। तो 2023 के अकॉर्डिंग पूछ रखा है कि इंडिया की पॉपुलेशन जो है 2023 में कौन से स्थान पर है हम। तो ऑप्शन ए दे रखा है प्रथम, बी दे रखा है द्वितीय, फिर तृतीय, फिर चतुर्थ। आपको बता दूं कि विश्व में सर्वाधिक जो जनसंख्या है वो चीन की है भाई, ठीक है, विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या किसकी है, चीन की है। लेकिन 2023 के अकॉर्डिंग इंडिया जो है इसको प्रथम स्थान पर माना गया है। एक सैंपल सर्वे के आधार पर या मोटे मोटे अंदाजे के आधार पर जो है इंडिया है प्रथम स्थान पर आ गया। अभी 2026-27 में जनगणना हो जाएगी इंडिया की, उसके बाद में सारा पता लग जाएगा, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा कि हम कहाँ हैं, पहले नंबर पर है या दूसरे नंबर पर है। लेकिन फिर भी जो भारत की जनसंख्या है वो लगभग माना जाता है कि 140 करोड़ के आसपास है, अभी 140 करोड़ के आसपास है, तो लगभग चाइना से हम क्या है ज्यादा हो चुके हैं अभी, ठीक है। तो इसलिए 2023 के अंदर इंडिया जो है वो ऑप्शन ए इसका प्रथम यानी कि प्रथम स्थान पर है 2023 के अकॉर्डिंग। लेकिन ये पूछ ले कि भारत की जनसंख्या विश्व में कौन से स्थान पर है, सीधा ये पूछ ले, वो 2023 या इस तरह से कुछ नहीं दिया है, तो आपको डाटा उठाना है 2011 का। तो 2011 के अकॉर्डिंग हम जो है वो दूसरे स्थान पर है अभी इंडिया, ठीक है, तो ध्यान रख लेना। लेकिन यहाँ पे कुछ मेंशन करके दे दे तो इंडिया प्रथम स्थान पर है 2023 के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अगला जो प्रश्न है, जनगणना 2011 के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व क्या था, ये पूछ सके जनसंख्या घनत्व क्या था इंडिया का कब 2011 के अनुसार पूछ सके अभी। ऑप्शन ए 325 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, फिर 382, फिर 400, फिर 450। जनसंख्या घनत्व होता क्या है, जनसंख्या घनत्व होता है भी प्रति वर्ग किलोमीटर में रहने वाले लोगों की संख्या को क्या कहा जाता है, जनसंख्या घनत्व कहा जाता है। इंडिया के अंदर जनसंख्या घनत्व की डेफिनेशन यही है कि प्रति वर्ग किलोमीटर में कुल कितने लोग रह रहे हैं, प्रति वर्ग किलोमीटर के अंदर जितने भी औसत लोग रह रहे हैं इंडिया के अंदर, वो क्या है, जनसंख्या घनत्व है। इसको निकाला कैसे जाएगा, टोटल पॉपुलेशन
टोटल पॉपुलेशन बटा में टोटल एरिया। ठीक है, कुल जनसंख्या को कुल क्षेत्रफल से भाग कर दें तो जनसंख्या घनत्व निकल जाएगा। ठीक है, जितनी पॉपुलेशन है इंडिया की उसको उसके एरिया से डिवाइड कर दे तो जनसंख्या घनत्व निकल जाएगा। इंडिया की टोटल पॉपुलेशन 2011 के अकॉर्डिंग 121 करोड़ और भारत का क्षेत्रफल कितना है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, यानी कि 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है। अगर इसको इससे डिवाइड करें तो भारत का जनसंख्या घनत्व आता है वो 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर आता है। तो इंडिया का जनसंख्या घनत्व जो है वो 2011 के अनुसार कितना है भी, ऑप्शन बी इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है भारत का जनसंख्या घनत्व कब, 2011 के अनुसार। ध्यान रख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भी, आगे क्या रखे कि भारत में सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है। भारत में सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला राज्य पूछ सका कि कौन सा है, तो ऑप्शन ए है महाराष्ट्र, बी है बिहार, सी है उत्तर प्रदेश और डी दे रखा है पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में भी इलेक्शन चल रहे हैं। ठीक है, तो इसमें से ऑप्शन सी जो है वो अपना सही हो जाएगा। क्या भी, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश जो है भारत में सबसे अधिक जनसंख्या रखने वाला राज्य है, यानी कि यहाँ पे भारत के अंदर जो 2011 की भारत की जो पॉपुलेशन है 2011 की कितनी है, 121 करोड़। 121 करोड़ है इंडिया की पॉपुलेशन। 121 करोड़ का लगभग 16.51% जो है वो किसके पास है, उत्तर प्रदेश के पास है भी। ठीक है, अगर वैसे देखें तो लगभग 20 करोड़ लोग जो है वो उत्तर प्रदेश में रहते हैं। ठीक है, लगभग 20 करोड़ लोग जो है वो उत्तर प्रदेश में रहते हैं 2011 के अनुसार, यानी कि 121 करोड़ में से लगभग 20 करोड़ लोग जो है वो उत्तर प्रदेश में थे। 16.51%, ये याद रख लेना। इंडिया की पॉपुलेशन में उत्तर प्रदेश की पॉपुलेशन 16.51% है इंडिया की टोटल पॉपुलेशन का। ठीक है, तो ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन अपना। आगे है भारत का सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है। सबसे कम जनसंख्या कह रखा भी, कौन सा राज्य है जहां पे सबसे कम पॉपुलेशन है। ठीक है, एक तो मैं आपको बता दूं कि इंडिया के जो पहाड़ी राज्य है, जो पहाड़ी क्षेत्र में है, जहाँ पे जीवन जो है थोड़ा सा कठिन है, ठीक है, वहां पे आपको पॉपुलेशन कम देखने को मिलेगी। घर भी जो है वो बने हुए हैं पहाड़ों के अंदर, वो दूर दूर बने हुए हैं, तो वहाँ पे पॉपुलेशन डेंसिटी भी कम है, जनसंख्या घनत्व भी कम है और जनसंख्या भी क्या है, कम देखने को मिलेगी। तो भारत में सबसे कम जनसंख्या ऑप्शन ए दे रखा है सिक्किम, बी मिजोरम, सी अरुणाचल प्रदेश और डी गोवा। गोवा को छोड़ के बाकी तीनों ही पहाड़ी क्षेत्र में स्थित है राज्य। ठीक है, तो इसमें से सबसे कम जनसंख्या रखने वाला जो राज्य है वो है ऑप्शन ए सिक्किम। सिक्किम की जो जनसंख्या है वो 2011 के अनुसार, सिक्किम की जनसंख्या 2011 के अनुसार 6 लाख है टोटल। ठीक है, ठीक है, टोटल पॉपुलेशन कितनी है, 6 लाख है। हरियाणा के किसी भी लगभग जो बड़े जिले हैं उनसे भी कम है ये स्टेट की पॉपुलेशन, सिक्किम की पॉपुलेशन। तो 6 लाख टोटल पॉपुलेशन है कहाँ की, सिक्किम की, जो कि भारत का सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य है 2011 के अनुसार। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है भी। ठीक है, सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व पूछ रखा है। ऑप्शन ए बिहार, फिर पश्चिम बंगाल, फिर केरल, फिर तमिलनाडु, ये 4 ऑप्शन है अपने पास। जनसंख्या घनत्व होता क्या है, मैंने अभी आपको बताया था कि टोटल जो पॉपुलेशन है, टोटल पॉपुलेशन है उसको डिवाइड कर दो आप टोटल एरिया से डिवाइड कर दो। ठीक है, तो क्या निकल के आ जाता है, टोटल पॉपुलेशन बटा में टोटल एरिया, तो क्या निकल के आ जाता है, जनसंख्या घनत्व निकल के आ जाता है, पॉपुलेशन डेंसिटी निकल के आ जाती है। इंडिया की पॉपुलेशन डेंसिटी कितनी है, 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है 2011 के अनुसार। तो इनमें से पूछ सके कि भारत में सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व कौन से राज्य का, तो ऑप्शन बी हो जाएगा इसका सही। पश्चिम बंगाल का जनसंख्या घनत्व जो है वो सबसे ज्यादा है भारत में। कितना है, 1106 है, यानी कि 1 किलोमीटर के अंदर पश्चिम बंगाल में 1106 व्यक्ति रहते हैं औसतन।
औसतन जो है वो 1 किलोमीटर के अंदर पश्चिम बंगाल में 1106 व्यक्ति निवास करते हैं। ये यहाँ की पॉपुलेशन डेंसिटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत का सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है? अब पूछ रखे कि भारत के अंदर सबसे कम पॉपुलेशन डेंसिटी कौन से स्टेट की है। अगर कम पॉपुलेशन डेंसिटी की बात करें तो ऑप्शन दे रखा है, ए ऑप्शन है अरुणाचल प्रदेश, फिर है नागालैंड, फिर है मिजोरम और फिर है सिक्किम। ठीक है, तो सबसे कम पॉपुलेशन डेंसिटी जो है वो भारत का ही राज्य है। कौन सा? अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश की पॉपुलेशन डेंसिटी है, अरुणाचल प्रदेश की पॉपुलेशन डेंसिटी जो है वो 2011 के अनुसार 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है भाई। ठीक है, कितनी है? 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। तो अरुणाचल प्रदेश की जो पॉपुलेशन डेंसिटी है वो कितनी है? 17 है। 17 का मतलब यह है कि प्रति वर्ग किलोमीटर के अंदर अरुणाचल प्रदेश में 17 लोग ही निवास करते हैं। तो सबसे कम पॉपुलेशन डेंसिटी है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में लिंगानुपात का अर्थ क्या है? ये पूछ रखा है कि भारत के अंदर लिंगानुपात का क्या अर्थ है, सेक्स रेशो का क्या मीनिंग। ऑप्शन ए देखा है पुरुषों की संख्या, ये तो नहीं है भाई, पुरुषों की संख्या नहीं है। बी देखा है महिलाओं की संख्या, महिलाओं की संख्या भी नहीं है। प्रति हजार पुरुषों पर महिलाओं की संख्या है, प्रति हजार महिलाओं पर पुरुषों की संख्या, प्रति हजार महिलाओं पर पुरुषों की संख्या नहीं है। भारत के अंदर जो काउंट किया जाता है वो प्रति हजार पुरुषों पर महिलाओं की संख्या देखी जाती है। ठीक है, प्रति हजार पुरुषों पर महिलाओं की संख्या देखी जाती है, तो वो क्या है? लिंगानुपात निकल करके आ जाता है। कई कई देश जब ये फॉर्मूला यूज करते हैं, प्रति हजार महिलाओं पर पुरुषों की संख्या देखते हैं, ये वहां लगता है फॉर्मूला जहां जिन देशों के अंदर महिलाओं की संख्या पुरुषों से ज्यादा है, वहां पे ये फॉर्मूला लगता है जहां पे प्रति हजार महिलाओं पर पुरुषों की संख्या देखी जाती है। कहाँ? जहां पे महिलाओं की संख्या ज्यादा है पुरुषों से। लेकिन इंडिया के अंदर क्या है, पुरुषों की संख्या महिलाओं से ज्यादा है, इसलिए ये फॉर्मूला यूज करते हैं सी वाला। ठीक है, प्रति हजार पुरुषों पर महिलाओं की संख्या। तो इसका ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अभी। 2011 में भारत का लिंगानुपात कितना था? 2011 के अंदर भारत का सेक्स रेशियो पूछ रखा है कि कितना था। प्रति हजार पुरुषों पर महिलाओं की संख्या पूछ रखा है कितनी थी प्रति हजार पुरुषों पर महिलाओं की संख्या कब? 2011 में। ऑप्शन ए दे रखा है 933, ऑप्शन बी 940, ऑप्शन सी 943 और ऑप्शन डी दे रखा है 950। तो भारत का जो लिंगानुपात है वो 2011 में 943 था भी। ठीक है, कहीं कहीं ये 944 लिखा हुआ भी मिल सकता है। ठीक है, तो भारत के लिंगानुपात जो वो 2011 के अंदर कितना था? 943 था भी। ठीक है, यानी कि प्रति हजार पुरुषों पर कितनी स्त्रियां थी? 943 स्त्रियां थी। ये भारत का सेक्स रेशियो था 2011 के अंदर। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में सबसे अधिक साक्षरता दर वाला राज्य कौन सा है? ये पूछ सकता है। भारत के अंदर सबसे ज्यादा साक्षरता दर क्या होती है? 7 वर्ष से ऊपर के जितने भी लोग हैं जो पढ़ने लिखने में सक्षम हो, वो क्या होते हैं? साक्षर होते हैं। वो लोग क्या होते हैं? साक्षर होते हैं। यानी कि 7 वर्ष का क्राइटेरिया लिया है, 7 वर्ष से ऊपर के जितने भी लोग हैं जो पढ़ने लिखने में सक्षम हो वो साक्षर हैं, जो पढ़ लिख नहीं सकते वो साक्षर नहीं है अभी। ठीक है, तो इस तरह से साक्षरता दर निकलती है। तो ऑप्शन दे रखे हैं तमिलनाडु, महाराष्ट्र, केरल और कर्नाटक। 4 स्टेट दे रखे हैं साउथ के। ठीक है, इनमें से बताना है कि भारत में सबसे अधिक साक्षरता दर वाला राज्य कौन सा है। तो भारत में सबसे अधिक साक्षरता दर वाला राज्य है केरल। ठीक है, कौन सा? केरल। केरल की जो साक्षरता दर है वो 2011 के अकॉर्डिंग कितनी है अभी? 94% है। ठीक है, 94% जो लोग हैं यहाँ पे पढ़े लिखे हैं। पुरुषों की साक्षरता दर की बात करें 2011 के अंदर केरल की, तो 96% पुरुष जो है वो साक्षर है। और अगर महिलाओं की बात करें तो 92% जो वो साक्षर है 2011 में। ठीक है, तो केरल इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? इसका राइट हो जाएगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 14। भारत में
सबसे कम साक्षरता दर वाला राज्य कौन सा है? अब सबसे कम साक्षरता दर पूछ रखी है, ठीक है। भारत के अंदर सबसे कम साक्षरता दर वाला राज्य है ऑप्शन ए बिहार, फिर राजस्थान, फिर झारखंड और फिर है उत्तर प्रदेश। अगर बात करें भारत के अंदर सबसे कम साक्षरता दर वाला राज्य, तो ऑप्शन ए इसका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, बिहार। बिहार की साक्षरता दर जो है वो सबसे कम है। कितनी है अभी? 61.8% है, 61.80% है कहाँ की? बिहार की, ठीक है। तो भारत में सबसे कम साक्षरता दर वाला राज्य कौन सा है? बिहार। ऑप्शन ए इसका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगर आपसे ये पूछ लें कि कौन सा राज्य है जहाँ पे पुरुषों और महिलाओं की साक्षरता के अंदर सबसे ज्यादा डिफरेंस है, ठीक है, पुरुषों और महिलाओं की साक्षरता दर में सबसे ज्यादा डिफरेंस है, तो वो राज्य है कौन सा? राजस्थान है भाई, ठीक है। जहाँ पे पुरुष और महिलाओं की साक्षरता दर के बीच में सबसे ज्यादा अंतर पाया जाता है, अंतर देखने को मिलता है, तो राजस्थान में देखने को मिलता है, ठीक है। इसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है 2011 में भारत की साक्षरता दर कितनी थी? भारत की साक्षरता दर पूछ रखी है 2011 के अंदर कितनी थी, ठीक है। हमारे पास जो भी पॉपुलेशन के डाटा आएंगे वो पिछले 2011 से रिलेटेड ही आएंगे। अभी 2026-27 में जब हो जाएगी तो ये डाटा शुरू हो जाएंगे, फिर ये डाटा चलेंगे अगले 5 से 10 सालों के लिए, ठीक है। तो अभी 2011 में भारत की साक्षरता दर पूछ रखी है कि कितनी थी, तो 2011 के अंदर भारत की साक्षरता दर थी वो 74% थी भाई। ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में जनसंख्या वृद्धि का मुख्य कारण क्या है, ये पूछ रखा है। भारत के अंदर पॉपुलेशन ग्रोथ का मेन रीजन क्या है, ठीक है। पॉपुलेशन ग्रोथ जो है वो किस कारण हो रही है? क्या भारत में उच्च जन्म दर है भी? क्या भारत में उच्च मृत्यु दर है? ये नहीं है। प्रवास, ये भी नहीं है, अभी कम ही आते हैं बाहर से लोग इधर। और शहरीकरण भी कम है क्योंकि गांव के अंदर भारत के अंदर पॉपुलेशन ज्यादा रहती है। तो भारत में जनसंख्या वृद्धि का मुख्य जो कारण है वो उच्च जन्म दर है, ठीक है। यानी कि जन्म दर बहुत ज्यादा है इंडिया की, इस कारण भारत में क्या है? जनसंख्या वृद्धि भी तेजी से हो रही है। मृत्यु दर निम्न हो गई है, यानी कि कम हो गई है, और जन्म दर उच्च बनी हुई है। इस कारण इंडिया के अंदर आपको कभी कभी पॉपुलेशन विस्फोट भी देखने को मिलता है, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन भी देखने को मिलता है। तो इसका ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, उच्च जन्म दर। नेक्स्ट क्वेश्चन भी। अगला जो प्रश्न है, भारत में जनसंख्या विस्फोट, यही क्या जनसंख्या विस्फोट का मुख्य कारण क्या है भाई? जनसंख्या विस्फोट का मुख्य कारण क्या है भारत में, ये पूछ रखा है। तो मृत्यु दर में वृद्धि, मृत्यु दर में वृद्धि, मृत्यु दर में वृद्धि होगी तो जनसंख्या विस्फोट तो नहीं होगा भाई, ये तो गलत है, ठीक है। जन्म दर में कमी, जन्म दर में कमी होगी क्या? नहीं भाई, ठीक है। मृत्यु दर में कमी, मृत्यु दर में कमी होगी भाई, ये ठीक है। और शिक्षा में वृद्धि, ये इसका कारण नहीं होता, ठीक है। शिक्षा में वृद्धि इसका कारण नहीं है। जनसंख्या विस्फोट का मतलब है एकदम से पॉपुलेशन बढ़नी, ठीक है। तो मृत्यु दर में जब कमी होगी तो ये पॉपुलेशन जो है वो एकदम से बढ़ेगी, ठीक है। तो मृत्यु दर में क्या हो चुकी है? कमी हो चुकी है, जिस कारण भारत में जनसंख्या विस्फोट की समस्या देखने को मिलती है। तो ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा भाई? राइट हो जाएगा, ये बड़ा ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, मृत्यु दर में कमी। आगे देखते हैं। आगे प्रश्न है, भारत में जनसंख्या नियंत्रण के लिए पहला कार्यक्रम कब शुरू किया गया? इंडिया में पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए पहला जो कार्यक्रम है वो कब शुरू किया गया था, ये पूछते हैं। तो इंडिया में पॉपुलेशन कंट्रोल के लिए जो पहला कार्यक्रम है वो 1952 में शुरू किया गया था। ये आप याद रखना कि 1952 के अंदर पहला कार्यक्रम बनाया गया था पॉपुलेशन कंट्रोल से रिलेटेड। आगे देखते हैं। भारत में जनसंख्या वृद्धि दर सबसे अधिक किस दशक में रही है? कौन से 10 साल थे जिसके अंदर भारत में सबसे ज्यादा जनसंख्या वृद्धि दर आपको देखने को मिली है, ठीक है। भारत की पिछली जो जनसंख्या वृद्धि दर की बात करें, यानी कि 2001 से लेकर के 2011 तक अपने पास डाटा है, ठीक है, वृद्धि दर के।
2001 से 2011, यहाँ पे जो भारत की पॉपुलेशन ग्रोथ रही थी वो 17.7% रही थी। ठीक है, 17.7% रही थी। ठीक है, तो अब पूछ रखा है कि जनसंख्या वृद्धि दर सबसे अधिक कौन से दशक में रही है। सबसे ज्यादा जिस दशक के अंदर पॉपुलेशन ग्रोथ रही है वो 1961 से लेकर के 1971 के दशक में रही है, जहाँ पे हरित क्रांति और ये चीजें आपको देखने को मिली थी। इंडस्ट्रियलाइजेशन हो चुका था, हरित क्रांति आई थी, इंडिया के अंदर इंट्रोड्यूस किया गया था 1961 से लेकर के 1971 में। और इसी टाइम इंडिया के अंदर क्या है, सबसे अधिक वृद्धि दर देखने को मिली थी। तो ऑप्शन बी इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है, भारत में सबसे अधिक शहरी जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है। तो ऑप्शन है अपने पास, पहला है महाराष्ट्र, फिर है गुजरात, उसके बाद है तमिलनाडु, उसके बाद है कर्नाटक। तो ये अपने पास ऑप्शन है, इनमें से बताना है कि भारत में सबसे अधिक शहरी जनसंख्या जो है वो कौन से राज्य में रहती है। तो ऑप्शन ए जो है महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के अंदर जो है वो 5 करोड़ से भी अधिक लोग जो है वो शहरों में रहते हैं 2011 के अनुसार। तो ऑप्शन ए इसका क्या हो जाएगा भाई, सही हो जाएगा। ऑप्शन ए महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के अंदर 5 करोड़ से भी ज्यादा लोग जो है वो 2011 के अकॉर्डिंग शहरों में रहते हैं। अगर आपसे पूछ ले कि परसेंट के अंदर, ठीक है, प्रतिशत में सबसे ज्यादा शहरी जो जनसंख्या है वो कौन से राज्य में पाई जाती है, तो प्रतिशत में सबसे ज्यादा जनसंख्या शहरों में पाई जाती है, वो गोवा में पाई जाती है। लगभग 62%, 62% पॉपुलेशन जो है वो गोवा की शहरों में रहती है भाई। ठीक है, लेकिन टोटल पॉपुलेशन में जो पूछ लें तो कौन सा है, महाराष्ट्र है। महाराष्ट्र की 5 करोड़ से भी अधिक पॉपुलेशन जो वो शहरों में रहती है भाई, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत की जनसंख्या का कितना प्रतिशत ग्रामीण क्षेत्र में रहता है। भारत की पॉपुलेशन का ये पूछ रखा है कि कितना प्रतिशत जो है वो 2011 के अकॉर्डिंग गांव में रहता है। 2011 के अकॉर्डिंग पूछ रखा है। ठीक है, 60% रहता है कि 65 है कि 69 है कि 72 है। तो सी इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। 69% जो है 2011 के अनुसार भारत का जो है गांव के अंदर रहता है। 69 गांव में है। तो शहरों में कितना रह गया भाई, शहरों में रह गया 31। आगे देखते हैं, आगे भारत की जनसंख्या का कितने प्रतिशत शहरी क्षेत्र में रहता है, तो इसका 31 हो जाएगा, ये मैंने आपको बता दिया। आगे है क्वेश्चन नंबर 23, भारत में कार्यशील जनसंख्या की आयु सीमा क्या मानी जाती है। देखो, कार्यशील जनसंख्या वो होती है जो काम करती है भी। ठीक है, कार्यशील जनसंख्या वो होती है जो काम करती है और जिनके ऊपर डिपेंड होती है, वो कौन सी होती है, आश्रित जनसंख्या होती है। आश्रित जनसंख्या के अंदर या तो बच्चे आते हैं या फिर बूढ़े आते हैं भी। ठीक है, जो डिपेंड होते हैं। लेकिन एक बीच की पॉपुलेशन होती है, वो बीच की पॉपुलेशन जो होती है वो होती है कार्यशील जनसंख्या। तो कार्यशील जनसंख्या के अंदर इंडिया के अंदर जो एक रेंज दे रखी है, वो रेंज मानी जाती है 15 से लेकर के 59 वर्ष। ठीक है, 15 से लेकर के 59 वर्ष। 15 से नीचे हैं वो बच्चे हो जाएंगे और 59 से ऊपर है वो क्या हो जाएंगे, वृद्ध हो जाएंगे भी, इंडिया में बूढ़े हो जाएंगे। ठीक है, तो 15 से लेकर के 59 वर्ष जो है वो भारत के अंदर क्या मानी जाती है, कार्यशील जनसंख्या की आयु सीमा मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत में आश्रित जनसंख्या में कौन शामिल है। आश्रित जनसंख्या वो जनसंख्या होती है भी जो डिपेंड होती है दूसरों के ऊपर। दूसरों के ऊपर डिपेंड होगी तो वो कौन से आएंगे, इसमें केवल बच्चे आएंगे, केवल बच्चे तो नहीं आते, केवल वृद्ध तो नहीं आते। बच्चे और वृद्ध दोनों, बच्चे और वृद्ध दोनों आएंगे, केवल महिलाएं ये भी गलत है। ठीक है, ठीक है, तो बच्चे और वृद्ध, जो बच्चे हैं या फिर बूढ़े हैं, ये दोनों आएंगे किस पे, आश्रित जनसंख्या के अंदर आएंगे भी। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, इसका सही हो जाएगा, यह आप ध्यान रखना। आगे है भाई, भारत में जनसंख्या पिरामिड, जनसंख्या का जो पिरामिड है इंडिया के अंदर वो कैसा है, स्थिर है, संकीर्ण है, विस्तृत है या उल्टा है। ठीक है, तो अलग अलग पिरामिड दे रखे हैं, स्थिर है कि संकीर्ण है कि विस्तृत है या उल्टा है। स्थिर वहां होता है जहाँ पे जनसंख्या के अंदर ज्यादा चेंज ना आए। ठीक है, तो इंडिया का जो पिरामिड है वो है कौन सा, ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा भी, विस्तृत है। विस्तृत यानी कि इंडिया के पिरामिड के अंदर आपको देखने को मिलेगा कि नीचे से लेकर आपको इस तरह से पॉपुलेशन जो है वो ज्यादा दिखेगी और ऊपर वृद्धों की पॉपुलेशन जो है वो कम दिखेगी। तो नीचे क्या है, इंडिया का पिरामिड जो है वो विस्तृत है, यानी कि फैला हुआ है। ठीक है, तो विस्तृत इंडिया का
जनसंख्या का पिरामिड है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला जो अपना प्रश्न है वो है, भारत में सबसे अधिक जनसंख्या वृद्धि किस राज्य में देखी गई है? कौन सा राज्य है जहां पे 2001 से लेकर के 2011 तक जो है वो सबसे अधिक पॉपुलेशन ग्रोथ रही है? यानी कि 10 साल की काउंट करी जाती है पॉपुलेशन ग्रोथ। जब 10 साल के बाद जनगणना होती है तभी हमें पता चलती है कि पॉपुलेशन ग्रोथ कब रही, कितनी रही है। ठीक है, तो ये अपने पास चार ऑप्शन है, उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान और मेघालय। तो इनमें से बताना कि सबसे ज्यादा पॉपुलेशन ग्रोथ जो है वो कौन से राज्य की रही है। इनमें से सबसे ज्यादा पॉपुलेशन ग्रोथ रही है वो रही है भाई नॉर्थ ईस्ट का ही स्टेट है अपना, कौन सा? मेघालय। ठीक है, उत्तर प्रदेश नहीं है, बिहार नहीं है, राजस्थान नहीं है, मेघालय इसका सही उत्तर है। जाके पॉपुलेशन ग्रोथ जो है वो सबसे ज्यादा रही है। कितनी रही है? 27.9% रही। ठीक है, 27.9%। इंडिया की कितनी थी? 17.7% थी। तो इंडिया के पॉपुलेशन ग्रोथ से भी कहीं ज्यादा है कहाँ की? मेघालय की पॉपुलेशन ग्रोथ 27.9% रही है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला अपना प्रश्न है, भारत में सबसे कम जनसंख्या वृद्धि दर वाला राज्य कौन सा है? सबसे कम वृद्धि दर वाला राज्य पूछ रखा है कौन सा है इनमें से। तो इसमें ऑप्शन दे रखा है केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, गोवा। ठीक है, ये चार ऑप्शन है। ये जो ऑप्शन दे रखे हैं इनके हिसाब से तो भारत के अंदर सबसे कम वृद्धि दर जो है वो आपको देखने को मिलेगी कहाँ पे भाई? केरल के अंदर देखने को मिलेगी। ठीक है, केरल में। लेकिन इसके अंदर ऑप्शन में है नहीं। भारत में ही पूछ ले कि सबसे कम वृद्धि दर वाला राज्य कौन सा है, तो नागालैंड है भाई। ठीक है, सबसे कम वृद्धि दर जो रही है वो कहाँ की रही है? नागालैंड की रही है, -0.6%। ठीक है, -0.6%, यानी कि ऋणात्मक वृद्धि दर रही है कहाँ की? नागालैंड की। ठीक है, तो ध्यान रख लेना, ऋणात्मक वृद्धि दर रही है नागालैंड की 2001 से लेकर के 2011 तक। अगला प्रश्न लेते हैं। अगला अपना प्रश्न है भाई क्वेश्चन नंबर 28। भारत में शिशु मृत्यु दर का क्या अर्थ है? भारत के अंदर शिशु मृत्यु दर का क्या मीनिंग है भाई? इंडिया के अंदर, इंडिया में पूछ रहे हैं कि शिशु मृत्यु दर है क्या? ऑप्शन ए है जन्म के समय मृत्यु, ये नहीं है भाई। ठीक है, 1 वर्ष से पहले मृत्यु, 5 वर्ष से पहले मृत्यु, गर्भ में मृत्यु, ये भी नहीं है। 5 वर्ष से पहले मृत्यु, ये भी नहीं है। भारत के अंदर जो काउंट किया जाता है वो 1 वर्ष से कम लिया जाता है। 1 वर्ष से पहले अगर बच्चे की डेथ हो गई तो उसको कहा जाता है शिशु मृत्यु। ठीक है, दर। ठीक है, तो 1 वर्ष से पहले बच्चे की डेथ होना, 1 वर्ष का जो बच्चा है उससे पहले पहले डेथ हो जाए तो काउंट करा जाता है कि इसमें शिशु मृत्यु दर के अंदर। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा इसका? सही हो जाएगा भी। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, क्वेश्चन नंबर 29। जनसंख्या घनत्व का सूत्र क्या है? कुल जनसंख्या कुल क्षेत्रफल, कुल जनसंख्या डिवाइड आएगा भी बीच में, डिवाइड कुल क्षेत्रफल डिवाइड कुल जनसंख्या डिवाइड कुल क्षेत्रफल, कुल क्षेत्रफल डिवाइड कुल जनसंख्या, जन्म दर माइनस मृत्यु दर, कुल जनसंख्या गुणा क्षेत्रफल। कुल जनसंख्या गुणा क्षेत्रफल तो हो ही नहीं सकता, जन्म दर में से मृत्यु दर घटा के भी नहीं निकलता भी जनसंख्या घनत्व। जनसंख्या घनत्व ये ए और बी दो है अपने पास। कुल जनसंख्या बटा में कुल क्षेत्रफल आएगी कि कुल क्षेत्रफल बटा में कुल जनसंख्या आएगी? तो कुल जनसंख्या बटा में कुल क्षेत्रफल आएगा। ऑप्शन ए इसका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा भी। ठीक है, टोटल पॉपुलेशन बटा में टोटल एरिया, टोटल पॉपुलेशन और बटा में टोटल एरिया, वो क्या निकल जाएगा अभी? जनसंख्या घनत्व निकल जाएगा। भारत की पॉपुलेशन 121 करोड़ और भारत का एरिया कितना है? 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर। इसको इससे डिवाइड करें तो 382 निकल के आ जाता है। तो 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर इंडिया के अंदर लोग रहते हैं। तो ऑप्शन ए इसका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, कुल जनसंख्या भाग कुल क्षेत्रफल। ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा भी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आज का अपना लास्ट क्वेश्चन है, भारत में जनसंख्या वितरण असमान क्यों है? ये पूछ रखा है कि इंडिया के अंदर जनसंख्या वितरण जो है वो असमान क्यों है? असमान का मतलब है कि इंडिया के अंदर कहीं तो पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है और कहीं पे बहुत कम है। इंडिया के अंदर अगर आप बात करें तो जैसे मैदानी क्षेत्र है भारत का, मैदानी क्षेत्र में आपको ज्यादा पॉपुलेशन देखने को मिलती है क्योंकि अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर
वाटर की अवेलेबिलिटी के कारण और एग्रीकल्चर फील्ड के कारण यहाँ पे आपको पॉपुलेशन ज्यादा देखने को मिलती है। तीसरा ये भी ट्रांसपोर्टेशन भी क्या है, आसान है यहाँ पे। लेकिन वहीं आप पहाड़ी क्षेत्रों में जाओगे तो वहाँ पे वाटर की अवेलेबिलिटी तो है लेकिन लैक ऑफ ट्रांसपोर्ट मिलेगा और एग्रीकल्चर फील्ड भी बहुत कम देखने को मिलेगी, तो वहाँ पे पॉपुलेशन कम है। सेम साउथ इंडिया में भी आपको पॉपुलेशन जो है वो कम देखने को मिलेगी। ठीक है, तो कौन कौन से कारण है? जलवायु इफेक्ट डालती है अभी, क्योंकि साउथ की जलवायु बहुत हार्ड एंड टफ है। ठीक है, हॉट क्लाइमेट है तो वहाँ पॉपुलेशन कम है। रिसोर्सेज के ऊपर भी डिपेंड होती है, जहाँ पे रिसोर्सेज जितने ज्यादा होंगे पॉपुलेशन भी उन्हीं एरिया में जितनी ज्यादा रहेगी। स्थलाकृति का मैंने अभी आपको बताया था कि मैदानी एरिया में आपको ज्यादा देखने को मिलेगी, वहीं पहाड़ी क्षेत्र में आपको कम पॉपुलेशन देखने को मिलती है। तो ऑप्शन डी इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, उपरोक्त सभी। ठीक है, तो भारत में जनसंख्या वितरण जो है असमान है, वो इन सभी के कारण ही असमान है। ठीक है, तो ये थी आपकी अपनी आज की क्लास, जो कि जनगणना से रिलेटेड थी, जनसंख्या से रिलेटेड थी। बाकी हम करेंगे भाई नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।